नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है हमारा, यह राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण से लिया गया वीडियो है। जो आधुनिक भारत का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, वहां से लिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से ही एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देखें और इसको समझें। क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन का मैंने प्रथम चरण पढ़ाया था, उसमें दोस्तों एक जगह गलती से हम बोल दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वह बम्बई में हुआ था और वह स्थानांतरित किया गया था पुणे से बम्बई। पुणे से बम्बई, क्योंकि पुणे में जो है यहाँ प्लेग फैला हुआ था। पुणे में जो है प्लेग फैलने के परिणाम स्वरूप उसको स्थानांतरित करके बम्बई लाया गया था। गलती से हम कोलकाता बोल दिए थे, अतः माफ कीजिएगा, आप इसको सुधार कर लीजिएगा कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें पुणे से बम्बई स्थानांतरित किया गया था। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। गलती से हमसे कोलकाता बोला गया था, एक्चुअली कोलकाता नहीं होगा, वो होगा पुणे से बम्बई लाया गया था, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था। यह क्लियर हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण जो 1905 से 1919 के बीच है, इसके संबंध में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के विषय में हम आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है बंगाल विभाजन, और यहां से प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए आप इसको देखिए और समझिए। यहां से आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बीपीएससी हो या जो भी स्टेट का जो पीसीएस होता है वो, या एसएससी हो, सेंट्रल लेवल का या रेलवे का एग्जाम हो, उस सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे आते हैं पहले बंगाल विभाजन के ऊपर। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन का निर्णय की जो बात है वह 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। लॉर्ड कर्जन, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये लॉर्ड कर्जन, ये जो गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है प्रशासनिक असुविधा, क्योंकि जो कर्जन थे उनको ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे जो है प्रशासनिक जो असुविधा है, प्रशासनिक असुविधा जो है, जिसके कारण हमें यहाँ पे यानी कि स्पेशली बंगाल में बंगाल के लोगों पे वर्चस्व जमाने में हमें दिक्कत आ रही है। इसलिए वे यह सोच करके विभाजन कर दिया कि यदि बंगाल का विभाजन हो जाता है, यानी कि अगर हिंदू को अलग हम कर देते हैं और मुस्लिम को अलग कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर शासन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अतः उसने निर्णय लिया कि बंगाल विभाजन कर देना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी कारण बताई जाती है क्या? प्रशासनिक असुविधा। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं प्रस्ताव की। 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में इसका प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव रखा गया था कब? 3 दिसंबर 1903 को। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 3 दिसंबर 1903 को जो है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ब्रिटिश संसद आप जानते हैं, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो ब्रिटिश संसद में 3 दिसंबर 1903 को इसका बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि इसके निर्णय की घोषणा जो हुई थी वह 20 जुलाई 1905 को हुई थी। आपसे प्रस्ताव पूछेगा तो 3 दिसंबर 1903, और यदि घोषणा पूछेगा तो आपको बताना है 20 जुलाई 1905। चलिए आगे बात करते हैं। यह प्रभावी कब से हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से यह कब से लागू हो गया कि बंगाल विभाजन हो चुका है? यह लागू हो गया दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। तो वास्तविक रूप से बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ है वह हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। और जब प्रभावी जब हो गया तो उस समय बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुख्य रूप से बंगाल और असम शामिल था, जिसकी राजधानी ढाका थी।
और इसके गवर्नर जनरल जो हुए हैं, प्रथम गवर्नर जनरल, वह था ब्लूमफील्ड फुलर। आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रथम जो पार्ट बनाया गया पूर्वी बंगाल, उसमें मुख्य रूप से बंगाल और असम का क्षेत्र शामिल था और इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल इसके जो प्रथम बनाए गए थे वे थे ब्लूमफील्ड फुलर। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम वाला में क्या होगा, यानी कि आपका जो पूर्वी बंगाल होगा, पूरब उसके बाद पश्चिम को कहते हैं, तो पूर्वी बंगाल वाला में फुलर हो जाएगा गवर्नर जनरल, जबकि पश्चिम बंगाल जो है उसका है एंड्रयू फ्रेजर। ये एग्जाम में हमेशा आता है। चलिए इसमें भी बात कर लेते हैं। जो दो पार्ट जो हुआ था, तो दूसरा जो पार्ट था वो पश्चिम बंगाल था, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था। पश्चिम बंगाल में स्पेशली पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था, जिसकी राजधानी कोलकाता थी। और आप जान रहे हैं 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। और उसके जो प्रथम गवर्नर थे, आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, फ्रेजर, यानी पश्चिम बंगाल वाला में फ्रेजर हो जाएगा और पूर्वी बंगाल वाला में फुलर हो जाएगा। तो पूर्वी वाला में फुलर और पश्चिमी वाला में आपको फ्रेजर याद रखना है। ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं। हम बात करते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था, उस दिन बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, जिस दिन बंगाल विभाजन जिस दिन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। इसी दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया, वह रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। कब मनाया गया राखी दिवस? 16 अक्टूबर 1905 को, जब बंगाल विभाजन जब प्रभावी हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर उस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपसे पूछेगा कि राखी दिवस कब मनाया गया, तो आपको बताना है 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया। ये आपको क्लियरली मतलब याद रखना है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर राखी दिवस पूछेगा कि सर्वप्रथम बंगाल में कब मनाया गया, तो जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था उसी दिन राखी दिवस मनाया गया था और वह रविंद्रनाथ टैगोर के, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया गया था। चलिए बात करते हैं हम अमार सोनार की। अमार सोनार जो है ना बांग्ला भाषा में लिखा हुआ गीत है, जिसके जो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर है। और यही अमार सोनार जो है ना वर्तमान में बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रगान। वर्तमान में बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वह अमार सोनार है, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। तो यह अमार सोनार जो रचना की गई थी वह बांग्ला भाषा में की गई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी बंगाल से जुड़ा हुआ है तो वहां का लैंग्वेज बांग्ला है। तो बांग्ला भाषा में अमार सोनार की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और यही बांग्लादेश का वर्तमान में राष्ट्रगान है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है, भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। चलिए हो गया। आगे बात करते हैं हम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। अधिवेशन के विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी, जिसको आप कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जिनको, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था। ये बहुत ही VBA क्वेश्चन है। स्वराज शब्द का पहले उल्लेख की बात यदि की जाए आपसे, उल्लेख किसने किया? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और यह कब है? 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था। लेकिन यदि प्रयोग पूछे तो प्रयोग में आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले, प्रयोग का कहेगा, प्रयोग अगर लगा हुआ होगा तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। जबकि आपसे उल्लेख पूछेगा, उल्लेख किसने किया इसका, तो आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है।
उल्लेख कहे, उल्लेख अगर कहे कि स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया सर्वप्रथम, आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। जबकि प्रयोग अगर लगा दे यहां, प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत ही बड़े समाजसेवी, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम स्वदेशी आंदोलन के विषय में बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व मतलब किस स्थान से किस व्यक्ति ने किया था। तो चलिए बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से जो है सैयद हैदर राजा ने किया था। दिल्ली से आपको याद रखना है हैदर राजा, और मद्रास से आपको याद रखना है मद्रास। अब देख रहे हैं कि मद्रासी लोगों का पिल्लई वगैरह नाम जुड़ा हुआ होता है, पिल्लई वगैरह होता है। तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा और पूना और बंबई में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो पूना और बंबई में जो स्वदेशी आंदोलन जो नेतृत्व करता थे वे कौन थे, वे थे बाल गंगाधर तिलक। जो वहां पे बंबई में जो गणेश पूजा जो मनाया जाता है, गणपति बप्पा, तो उसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति है वे है बाल गंगाधर तिलक, जिनका नारा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूना और बंबई में कौन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। जबकि पंजाब में आप देख ही रहे हैं लाला लाजपत राय, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, और दिल्ली में हो जाएगा सैयद हैदर राजा। यहां तक तो आपका कंप्लीट हो गया। बंगाल विभाजन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे मैंने उसको शामिल किया था, और ये बंगाल विभाजन की जो भी पॉइंट है मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बात करते हैं अब कांग्रेस के विघटन की। कांग्रेस विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो मैंने आपको सूरत अधिवेशन पढ़ाया था पिछले वीडियो में, जिसमें आपको बताया था कि कांग्रेस का विघटन 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान हो गया था। और विघटन में जो है आपको बता दें कि विघटन जब हुआ तो अध्यक्ष जो है 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। दोस्तों बहुत जगह जो है रास बिहारी बोस लिखा हुआ होता है, लेकिन रास बिहारी बोस उसका आंसर नहीं होगा, घोष जहां पे होगा वह उसका आंसर होगा। रास बिहारी बोस अलग है और रास बिहारी घोष अलग है। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे देता है। पूछ देगा आपसे कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर होगा रास बिहारी घोष। कंप्लीट हो गया, रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष होगा। और नाम का जो प्रस्ताव इसमें रखा गया था, इसमें रास बिहारी घोष और लाला लाजपत राय दोनों का नाम आया था उसमें। और रास बिहारी घोष जो है वे उदारवादी दल के नेता थे, और लाला लाजपत राय जो है उग्रवादी दल के नेता थे। हम उदारवादी को जो है नरम दल भी कहते हैं, इसको हम नरम दल भी कहते हैं, और उग्रवादी को गरम दल भी कहते हैं। क्योंकि उग्र है, उग्र विचारधारा का तो आदमी गरम होगा। सिंपली आपको ऐसा समझना है कि उग्र विचारधारा के लोग क्या होते हैं, गरम होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी वो मतलब एक्शन ले लेते हैं, अटैक वगैरह वाली भी बात आ जाती है। तो लाला लाजपत राय जो थे वे उग्रवादी विचारधारा के थे, जिसको आप कह सकते हैं कि वो गरम दल के नेता थे, उनका भी नाम आया था। और रास बिहारी घोष का भी नाम आया था जो नरम दल के नेता थे। हालांकि अध्यक्षता किनको मिली थी, रास बिहारी घोष को मिली थी। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। देखिए 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें 4 प्रस्ताव रखा गया था। आपको ध्यान में रखना है, प्रस्ताव कितने हैं, 4 प्रस्ताव में उसमें है स्वदेशी है, बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा है और स्वशासन है। ये आपको चारों याद रखना है, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ये 4 जो है प्रस्ताव थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसी को लेकर के जो है कांग्रेस में विवाद हो गया था। अंततः परिणाम स्वरूप कांग्रेस 2 पार्ट में बट गया था। जो सूरत अधिवेशन में जो उग्रवादी और उदारवादी दल बन गया था, यानी कि गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया था। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम मुस्लिम लीग की स्थापना की। देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी, बांग्लादेश में, और वो सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। चलिए आप बात करते हैं कि 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। एग्जाम में सवाल हमेशा आता है कि 1 अक्टूबर 1906 को
यानी कि मुसलमानों का जो शिष्टमंडल था वह वायसराय लॉर्ड मिंटो से, वायसराय मिंटो से कहां मिला था? शिमला में। आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि किस स्थान पर वायसराय मिंटो से मुसलमानों का शिष्टमंडल मिला था, तो आपका आंसर होगा शिमला। और यह कब? 1 अक्टूबर 1906 को मिला था। और यह मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि वह चाहता था क्या कि हम लोगों के लिए अलग एक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, जिसमें मुसलमानों को अलग वोट देने का व्यवस्था की जाए। और अंग्रेज लोग यही चाहते थे कि मतलब डिवाइड रूल वाली बात थी कि फुट और शासन करो, हिंदू मुस्लिम को अलग करो, दोनों में मतलब एकजुटता नहीं रहेगी, दोनों में मित्रता नहीं रहेगी, तो हमें शासन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपस में लोग मिलेंगे नहीं, वो मतलब उनकी यूनिटी नहीं बनेगी और हम शासन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मेन मकसद यही था, जिस मकसद में कामयाब हो गया वो। इसका नेतृत्व किया गया था आगा खां के द्वारा। मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना 1906 में 1 अक्टूबर 1906 को जो है मुसलमानों का शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था शिमला में। और इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? आगा खां था। उसके बाद है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906 को याद रखना है, डेट भी याद रखना है आपको। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बनाया गया था। और यह इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? सलीमुल्लाह खां। तो मुस्लिम लीग से 2 व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आपको याद रखना है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां 2 व्यक्ति का नाम मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को बनाया गया था। कहां? ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में बनाया गया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहां पे बनाया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की, एग्जाम में आता है, जो पीसीएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जो भी स्टेट पीसीएस जो होता है, उसमें इस तरह का प्रश्न आता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। आंसर क्या होगा? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जो है, मुश्ताक हुसैन आपको याद रखना है। मुश्ताक हुसैन इसके अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए यहां तक तो आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। 1908 के अधिवेशन में अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। अब देखिए 1908 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? सर सैयद इमाम थे। 1908 के, यानी कि मुस्लिम लीग का जो 1908 का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सर सैयद इमाम। और सर सैयद इमाम जो स्थान इसका बताया जाता है अमृतसर। सर सैयद इमाम इसके 1908 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे और यह आयोजित किया गया था अमृतसर में, यानी कि पंजाब में। और इसकी पूर्ति भी की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में, क्योंकि लोग चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए, आपको बताया कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। जो 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था उसमें इसकी पूर्ति की गई थी, उन लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया था। चलिए आगे आते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जो आपको बताया है कि मार्ले मिंटो सुधार आपको याद रखना है 1909 हो जाएगा इसका सन। 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन द्वारा इसका नाम जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कर दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसका कर दिया गया 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के द्वारा। और इसके लिए सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है कि इसके लिए इसके द्वारा जो है ना मुसलमानों के लिए अलग मतलब पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो एग्जाम में आपका आता है कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मतलब कब की गई? तो 1909 में हो जाएगा। वो किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। उसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। तो यहां तक तो मैं आपको बता दिया। चलिए आगे जो है इसके सेकेंड पार्ट आएंगे कल। इसके सेकेंड पार्ट में जो भी बचा हुआ जो पॉइंट है इसमें 5 और पढ़ाना है। इसके बाद आपका जो है ना राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण समाप्त हो जाएगा। तो सेकेंड जो है पार्ट आपको कल मिलेगा। कल उसके विषय में आपको बताएंगे, कल पढ़ा देंगे आपको। उसके बाद ये आपका जो है द्वितीय चरण, इसका राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं, आप कर लीजिए इसको। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।